हमारा आज का विषय है प्राचीन भारत में लेखन परंपरा। आज से मैं एपिग्राफी की क्लास शुरू कर रहा हूँ और ये जो क्लास है और जो मैं सिलेबस पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने, वो बीए फाइनल ईयर के बच्चों के लिए और या मैं प्रीवियस के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी रहेगा। देखिए, विश्व में मानव के बौद्धिक और व्यवहारिक तकनीकी विकास के संदर्भ में भाषा और लिपि का विशेष योगदान है। भाषा और लिपि ने न केवल मानव के ज्ञान को संरक्षित किया, बल्कि किसी भी विषय के प्रारंभिक चरण को समझने के लिए यानी उसके बेसिक्स को समझने के लिए मनुष्य को बौद्धिक क्षमता यानी मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का विकास भी किया। अब इन व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप मानव ने अपने पिछले ज्ञान को अपने आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित किया, जो भाषा और लिपि के माध्यम से ही संभव थी। जहाँ मुख से निकलने वाले ध्वनियों के समष्टि का नाम यानी ध्वनियों के समूह का नाम भाषा है, यानी मुख से निकलने वाले ध्वनि समूह का नाम भाषा कहलाता है, वही भाषा को दृश्य रूप प्रदान करने वाले अलग अलग वर्ण प्रतीकों की परंपरागत व्यवस्था लिपि कहलाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लिपि भाषा के निर्धारित चिन्हों के रूप में प्रतिनिधि का कार्य करती है। अतः मानव के साथ साथ ध्वनि, भाषा और लिपि का भी विकास होता रहा। इस प्रकार जिस दिन से मनुष्य ने भाषा को लिपिबद्ध कर उसे दृश्य रूप प्रदान करने की कला का ज्ञान अर्जित किया, उसी दिन से उसके जीवन में एक नए युग का प्रारंभ हो गया। लिपि के उत्पत्तिकर्ता और उत्पत्ति के विषय में सार्थक ज्ञान अनुपलब्ध है, लेकिन उत्पत्तिकर्ता के रूप में अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग संस्कृतियों में ईश्वर को ही लिपि के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। यदि हम भारत में लेखन कला की प्राचीनता की बात करें तो भारत में लेखन कला के इतिहास के विषय में हमें ज्ञान, पुरातात्विक, अभिलेखिक और साहित्यिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, किंतु इसके वास्तविक तिथि काल के विषय पर पुरालिपिविदों में मतैक्य है यानी मतभिन्नता है। इस प्रकार लेखन के ऐतिहासिक पक्ष को जानने के लिए हमें उपलब्ध स्रोतों पर ही निर्भर होना पड़ता है, जो भी सोर्सेज हमारे पास उपलब्ध है। राजबली पांडे के मतानुसार भारत में इतिहास लेखन की परंपरा की प्राचीनता ईसा पूर्व चौथी सहस्त्राब्दी तक जाती है। प्रारंभिक प्राच्य इतिहासकारों में सम्मिलित मैक्स मूलर का ऐसा मानना है। वो कहता है कि मेरा विचार है कि पाणिनि के पारिभाषिक शब्दावली में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो लेखन के अस्तित्व की पूर्व कल्पना करता हो कि भारत में पहले से लेखन रहा होगा। इसलिए मैक्स मूलर भारत में लेखन कला की प्राचीनता 400 ईसा पूर्व तक स्वीकार करता है। बर्नेल भी मैक्स मूलर के विचार से सहमत नजर आते हैं और बर्नेल कहता है कि प्राचीन भारतीय ब्राह्मी लिपि फिनीशियन लिपि से निकली है और भारत में इसका प्रवेश ईसा पूर्व के 4th या 5वीं सदी से पूर्व नहीं हुआ होगा। डॉक्टर जार ब्यूलर के अनुसार क्योंकि पहले के अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप ब्राह्मी लिपि का विस्तार 500 ईसा पूर्व या इससे भी पहले हो चुका था, इसलिए 800 ईसा पूर्व सेमेटिक वर्ण के भारत में प्रवेश की वास्तविक तिथि मानी जा सकती है। प्रस्तुत विचारकों के लेखन कला के इतिहास तथा उसके काल को लेकर के मत भिन्नता मिलती है। मैक्स मूलर स्वयं के विचार को लेकर खुद ही द्विधापूर्ण स्थिति का शिकार हो गए। उन्होंने इस विचार की उपेक्षा कर दी कि एक विकसित व्याकरण की रचना स्वयं ही लेखन की पूर्व कल्पना प्रदान करती है, जबकि बर्नेल ब्यूलर के दृष्टिकोण तथ्यों की उपेक्षा करके साम्राज्यवादी विचारधारा के समान लगते हैं।
या फिर लेखन कला के क्रमिक विकास को समझाने में वे असफल रहे। भारत के इतिहास लेखन की परंपरा के दृष्टांत हमें साहित्यिक साक्ष्यों, विदेशी विवरण तथा पुरातात्विक साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। सबसे पहले हम फॉरेन अकाउंट्स की बात करेंगे। चीन तथा पश्चिम एशिया से आए यात्री भारत में लेखन के आविष्कार एवं उसकी प्राचीनता विषयक भारतीय परंपराओं से सुपरिचित थे। वेनसांग भारत में लेखन को अति प्राचीन आविष्कार के रूप में मानता है। चीनी विश्वकोश फा मानसू लिन का कथन है कि बाएं से दाएं लिखी जाने वाली ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक फान अर्थात ब्रह्मा देवता ने किया था और यह सभी लिपियों में सर्वोत्तम थी। अरबी विद्वान अलबरूनी का मत है कि हिंदू एक बार लेखन कला को भूल गए थे, जिसका पुनर्आविष्कार पराशर के पुत्र व्यास ने दैवी प्रेरणा से किया। यूनानियों ने सिकंदर के सेनापति नियारकस का यह कहना कि यहाँ के निवासी कपास व चिथड़ों से कागज बनाना जानते थे। मेगास्थनीज जो मौर्य राज्यसभा में राजदूत था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में यह उल्लेख किया कि भारतवर्ष में यात्रियों के उपयोग के लिए जिनसे साक्षर होने की आशा की जाती थी, विश्राम गृहों की दूरी जानने के लिए 10-10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर गाड़े जाते हैं। उसने लोगों की कुंडली बनाने और स्मृतियों के आधार पर निर्णय सुनाने का भी प्रसंग दिया है। अतः वैदेशिक विवरण से इतना तो पता चलता है कि लेखन कला चतुर्थ शती ईस्वी तक विकसित अवस्था में थी और उत्तर वैदिक कालीन देवता ब्रह्मा, वैदिक साहित्य के संकलनकर्ता वेद व्यास के समय तक लेखन कला का पूर्ण विकास हो चुका था। जहाँ तक प्रश्न ब्रह्मा देवता की है, तो ब्रह्मा भगवान पौराणिक अनुसूतियों में ज्ञान और बुद्धि के देवता स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए धार्मिक मतानुयायी भगवान ब्रह्मा को ही लिपि, वेद और भाषा का जनक स्वीकार करते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि संभवतः लिपि और भाषा सामूहिक अथवा कई जनों की क्रियाओं या कई वर्षों के विकास का परिणाम थी। इसीलिए किसी व्यक्तिगत नाम का साहित्यिक साक्ष्यों में नाम अनुपलब्ध प्राप्त होता है। अतः इस दृष्टि से भारतीय जन इसे ईश्वर की देन स्वीकार करते हैं। साहित्यिक साक्ष्य, अब लिटरेरी सोर्सेज क्या कहते हैं? देखिए, लेखन कला के प्राचीनता को निर्धारित करने वाले स्रोतों के अंतर्गत हम बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और ब्राह्मण साहित्य और विदेशी विवरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। राजबली पांडे के अनुसार बौद्ध साहित्य के प्रथम स्तर की रचना और संकलन निसंदेह सिकंदर के भारतीय अभियान से पूर्व हो चुका था। हमें प्रस्तुत साहित्य में न केवल लेखन कला के विषय में बल्कि उससे जुड़े हुए व्यवसाय पद्धति, प्रयुक्त होने वाले सामग्री का भी विशेष स्पष्ट रूप से उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे विनय पिटक में यह वर्णित है कि बौद्ध आर्याओं के लिए सांसारिक कलाओं के सीखने का निषेध होने पर भी लेखन सीखना उनके लिए एक आज्ञा है। विनय पिटक के अंतर्गत महावज्ञ में लेखा, गणना, रूप यानी हिसाब की पढ़ाई का जातकों में वर्णन मिलता है। जातकों में वर्णित पाठशालाओं, विद्यार्थियों के लिए फलक का उपयोग करना, सुतांत जातक में बिच्छुओं के आचरण पर उपदेश देते हुए अक्षरिका नामक एक खेल का उनके लिए निषेध किया गया है। ब्रह्मजाल सुत्त और सामंज फल्यान सुत्त में अक्षरिका खेल बालक खेलते थे। इसमें आकाश में या पीठ पर उंगली द्वारा लिखे गए अक्षरों को पढ़ना होता था। भिक्षु पाचित्य, भुखनी पाचित्य में लेखा और लेखक के उल्लेख प्राप्त होता है। भिक्षु पाचित्य में लेखन ज्ञान की प्रशंसा में कहा गया, इसका सर्वत्र आदर होता है। इस प्रकार से बौद्ध संगीत के ग्रंथ सुत्त पिटक और विनय पिटक ग्रंथ को देखा जाए तो 5वीं सदी ईसा पूर्व का ग्रंथ स्वीकार करें, जो कि अजातशत्रु के काल का है, तो लेखन कला 5वीं सदी ईसा पूर्व में अपने विकसित अवस्था में थी, ऐसा हम मान सकते हैं। जैन ग्रंथ की बात करें, जैन स्रोतों का एक अलग हेडिंग दे दीजिएगा। समवायांग सूत्र, पड़वग्गा सूत्र भी, जो कि द्वितीय और तृतीय शती ईसा पूर्व की रचना स्वीकार किए जाते हैं, ब्राह्मण साहित्य के भांति भारत में लेखन कला को अति प्राचीन प्रतिपादित करते हैं। कारण इन ग्रंथों में हमें 18 लिपियों का नाम मिलता है। बम्भी, जवनाली, दोषपुरी, खरोष्ठी,
पुखर, सरीय, भोगवैगा इत्यादि। यह संकेत स्पष्ट करता है कि तृतीय शती ईसा पूर्व में लिपि के विभिन्न शाखाएं थी जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित थी। इस काल में अनेक लिपियों का प्रचलन उसके विकसित होने का स्पष्ट परिचायक है। दूसरी ओर जैन ग्रंथ भगवती सूक्त में उल्लेखित नमो बम्भिये लिपिये तो पुरालिपिविद ऋषभ देव के आधार पर उनकी पुत्री बम्भी को ब्राह्मी लिपि का उत्पत्तिकर्ता मानते हैं। तो और ऋग्वैदिक कालीन समय जो है ऋषभ देव का तुलनात्मक आधार पर अध्ययन करके बताया जाता है कि ये जो ऋषभ देव हैं वो ऋग्वैदिक कालीन हैं, तो उनकी पुत्री जो है वो भी ऋग्वैदिक कालीन होगी। ऐसे में जैन ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मी लिपि की तिथि निर्धारण ऋग्वैदिक काल से पूर्व हो सकती है। अब बात करते हैं हम ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाभारत, पुराण, स्मृति, पाणिनि की अष्टाध्यायी, वेद, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों में लेखन कला के प्राचीनता के दृष्टांत हमें बहुल मात्रा में प्राप्त होते हैं। यह सत्य है कि भारतीय शिक्षा पद्धति में निसंदेह गुरु मुख से ही शिक्षा ग्रहण करने और पाठ को कंठस्थ करने पर विशेष महत्व दिया जाता था, किंतु यह विचार केवल मेधावी छात्रों के लिए ही संभव था। जो अन्य कम मेधावी छात्र थे इन मंत्रों विद्याओं को समझने के लिए लेखन पद्धति का प्रयोग करते थे, जिसके प्रमाण हमें वैदिक मंत्रों ब्राह्मण ग्रंथों में यत्र तत्र स्थानों पर प्राप्त होते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा, जिसमें लिपि और लिपि शब्द लिपकर लिखने वाले यवनानी शब्द बनाने के नियम बताए गए हैं। इसके अलावा स्वरित के चिन्ह और ग्रंथों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त महाभारत ग्रंथ और आपिशाली स्फोटायन, गार्ग्य, साकल्य, गालव, भारद्वाज, काश्यप, चाक्रवर्मण और सेनक नामक वैयाकरणों का नाम भी पाणिनि ने दिए हैं, साथ ही उनका मत भी प्रकट किए हैं। तो पाणिनि का समय जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। पाणिनि से पूर्व यास्क ने निरुक्त लिखा था, जो कि उत्तर वैदिक कालीन है। उनके ग्रंथों में औदुंबरायण, क्रौष्टकी, शतबलाक्ष, मौद्रल्य, शाकपूर्णी, शाकटन्य, शाकटायन और श्लाष्ठवी, आग्रायण, औपमन्वय, और्णवाब, काथक्य, कौत्स, गार्ग्य, गालव, तैटकी, वारसायणी, साकल्य के नामक, यानी कुछ भी आप नाम लिख दीजिएगा, 5-6 वैयाकरणों, निरुक्तकारों के नाम और मतों के उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिनमें से केवल गार्ग्य, शाकटायन, गालव, साकल्य के नाम पाणिनि के ग्रंथ में मिलते हैं। इससे पता चलता कि वैयाकरणों की प्राचीनता और इतिहास परंपरा तत्कालीन समय में विद्यमान थी, किंतु ग्रंथ उनके अब अनुपलब्ध हैं। तो प्राग बौद्धकालीन ब्राह्मण साहित्य का समय मैक्स मुलर ने स्वेच्छा से 1400 से 800 के मध्य रखा, किंतु ब्यूलर, विंटरडिज महोदय जैसे संस्कृत विद्वानों ने इसका समय जो है 1500 ईसा पूर्व के रखा है। यदि हम ऋग्वेद में उपयोग में आने वाले गायत्री, उषणिश, जगती, अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप छंदों की बात करें, और ये जो छंद वो गणना पद्धति पर आधारित शब्द विन्यास है, जिससे पता चलता कि शब्द लेखन भी विकासात्मक स्वरूप को प्राप्त होता है। ऋग्वेद में अंकों के रूप में ऋषि नाभा निर्दिष्ट 1000 अष्टकर्णी गौ में दान करने के कारण राजा सामण्य की स्तुति करता है। अष्टकर्ण मतलब कान पर 8 का चिन्ह। ऋग्वेद में पूरा सूक्त जुआरी के विलाप का है, जिसमें वह कहता है कि 1 अंक पासे कारण मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री खो दी। यजुर्वेद संहिता में 1, 10, शत, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, निर्बुद, न्यर्बुद, समुद्र, मध्य, अंत और परार्ध तक की संख्या प्राप्त होती है। ठीक यही संख्या तैत्तरीय संहिता में भी मिलती है। वहीं ऋग्वेद में त्रिपाद, एकपाद, द्विपाद, चतुष्पाद जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में भाषा और लिपि का विकास अपने विकासात्मक अवस्था में थी, जिसका सुधार संशोधन उत्तर वैदिक काल में और महाजनपद काल में दिखाई देता है।
इस प्रकार से साहित्यिक साक्ष्यों के द्वारा बुद्ध से पहले अर्थात ऋग्वैदिक काल को लेखन कला की प्राचीनता के लिए निर्देशित किया जा सकता है। उससे पूर्व हेतु हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर होना पड़ेगा। अब हम बात करें पुरातात्विक साक्ष्यों की। देखिए, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत अभिलेख, मुद्रा, मूर्ति, मृणफलक, खिलौनों को रखा जा सकता है। अभिलेखों में सबसे सर्वाधिक निश्चित और प्राचीनतम लेख अशोक मौर्य का स्वीकार किया जाता है, जबकि कुछ विद्वान सोहगौरा, भट्टिप्रोलु, महास्थान, पिपहरवा और बड़ली के लेखों की ऐतिहासिकता और अक्षर विन्यास के आधार पर 5वीं सदी ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। और यह भी कि जैन ग्रंथ पड़ावग्गा सूत्र से स्पष्ट है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में 18 लिपियां उस समय विद्यमान थी। वहीं अनुराधपुर से प्राप्त मृदवाण के टूटे ठिकरों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर प्राप्त होते हैं, जिसका काल 6ठी सदी ईसा पूर्व तमिल विद्वान स्वीकार करते हैं। एस आर राव महोदय ने द्वारिका से उत्खनन से प्राप्त लोटे पर अंकित अक्षर संरचना को ब्राह्मी लिपि से संबंधित माना और लोटे की तिथि निर्धारण का आधार पर उसे उत्तर वैदिक उसे वैदिक कालीन स्वीकार किया, जिसका उन्होंने अर्थ निकाला मह कच्छ सपा, जबकि विशुद्धन पाठक ने कहा कि मह प्रयजस उस पर लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम ध्यान में रखें तो धौलावीरा से प्राप्त एक शिलाफलक लेख मिला जो 10 अक्षरों का है, और वहाँ के मोहरों पर उत्कीर्ण जो अक्षर संरचनाएँ हैं जिसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, यह भारत में लेखन कला की प्राचीनता को सिंधु घाटी सभ्यता का काल का स्वीकार कराता है, जिससे पता चलता है कि भारत में लेखन कला का प्रयोग आज से करीब 5000 साल पहले ही हो चुका होगा, यानी 4500 साल पहले हो चुका था। अतः स्पष्ट है कि लिपि की प्राचीनता वैदिक काल तक ध्वनि मूलक या अपने प्रारंभिक अक्षर संरचना के रूप में अस्तित्व में आ चुका था। यह अवस्था इस विचार को पुष्ट करते हैं कि इस प्रकार का विकास निश्चित ही अपने पूर्व की सभ्यता और संस्कृति के लिपिगत संरचनाओं पर आधारित रही होगी। कारण किसी भी ध्वनि मूलक अक्षर के सांकेतिक चिन्ह का विकास चित्रात्मक लिपि के सांकेतिक चित्राक्षर अंकनों से ही निकल सकते हैं। यह लिपिवेदों को स्वीकार करना ही चाहिए कि किसी भी शब्द, अक्षर या लिपिगत चिन्हों की उत्पत्ति अचानक या अपने आप नहीं होती, बल्कि उसके मूल में उसकी विकासात्मक चरण और परंपरा की विशेष भूमिका होती है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें 400 लिपिगत अक्षर संरचनाएँ प्राप्त होती हैं जो भाव चित्रात्मक लिपि में हैं। धौलावीरा के उत्खनन से हमें 10 अक्षरों का एक शिलापट्ट लेख प्राप्त होता है, जो यह स्पष्ट करता है कि उन सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग व्यापारिक और सामाजिक हितों के लिए प्रमुख रूप से होता था। सर जॉन मार्शल को हड़प्पा क्षेत्र के उत्खनन के दौरान मिट्टी का बना हुआ एक फलक लेखन की तख्ती प्राप्त हुआ था, जिस पर कुछ अक्षरों के चिन्ह बने हुए थे। वहीं हड़प्पन मोहरों से हमें बड़े मात्रा में अक्षरों के अंकन प्राप्त होते हैं। तो इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता कि सैंधवकालीन जन लेखन कला से स्पष्ट रूप से परिचित थे। ये इस विचार को बल प्रदान करता है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति और विकास को व्याख्यायित करने के लिए सैंधव लिपि का उद्वाचन अति आवश्यक है। चूँकि यह लिपि अपठनीय है, इस आधार पर लिपिवेदों के द्वारा 6ठी सदी ईसा पूर्व से लिपि की प्राचीनता निर्धारित करना एक हास्यास्पद है। भारत में तो प्रोटो हिस्ट्री अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो यही बताता है कि लोगों को पढ़ना लिखना आता था, लेकिन उनकी लिपि को हम नहीं पढ़ पाए, क्योंकि उपरोक्त तो वर्णित उदाहरण स्पष्ट रूप से उसके प्रचलन और लेखन कला की प्राचीनता के सबूत है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो लिपि हमारे लिए पठनीय नहीं, वो तो उस काल के लोगों के लिए व्यवहारिक रही होगी, पठनीय रही होगी, जिसके प्रमाण उसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उसके पुरावशेष हैं, जो वैज्ञानिक रूप से लेखन कला की प्राचीनता को आज से 4500 वर्ष पूर्व निर्धारित स्पष्ट रूप से करते हैं। अतः स्पष्ट है कि पुरातात्विक प्रमाण और साहित्यिक स्रोतों के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से लिपि की प्राचीनता स्पष्टतः सैंधव काल तक स्वीकार की जा सकती है, जिसका विकासात्मक स्वरूप हम आज देवनागरी की ब्राह्मी लिपि से लेकर देवनागरी लिपि के विकास के रूप में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको मर्ज करना है 500 से 600 शब्दों के बीच में, क्योंकि एग्जाम में लेखन कला की प्राचीनता 500 शब्दों में पूछेगा। तो हम थोड़ा सा लंबा इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप लोग इसको संक्षेप में लिखना जान जाएं, ठीक है, ताकि अगर आपको 800 या 900 शब्द में भी
जानते रहेंगे तो 600 या 500 शब्द अपने आप लिख लेंगे। सभी को आशीर्वाद।